हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ डोज चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हम लोग मूल अधिकार को पढ़ रहे थे, जिसमें कि समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार को पढ़ चुके थे। अब हम लोग को पढ़ना है शोषण के विरुद्ध अधिकार को। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के इसके पहले भाग को देख लीजिए। आज हम लोग भाग 3 मूल अधिकार के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, समता और समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक था, इसे हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार को पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 23 और 24 है। तो इस वीडियो में हम लोग इस भाग 3 को पूरा कंप्लीट कर देंगे। और अगर आपने समता और समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार को पढ़ना चाहते हैं तो आप भाग 3 मूल अधिकार के पार्ट 1 वीडियो को देखिए, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने आर्टिकल 22 तक तो पढ़ लिए थे और अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। इसके आगे है निवारक निरोध अधिनियम। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में समझते हैं। इसकी जो चर्चा है वो आर्टिकल 22 के 4 में है। आर्टिकल 22 का ऊपर में दिख रहा होगा आपको 1, 2, 3, ये तीनों को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और ये क्या है, आर्टिकल 22 का चौथा में आता है क्या, निवारक निरोध अधिनियम। ये है क्या, इसके तहत पुलिस शक के आधार पर बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। मतलब कि आर्टिकल 22 के पहले में आप देख ले सकते हैं क्या था कि गिरफ्तार करने से पहले जो है वारंट दिखाना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब निवारक निरोध अधिनियम जो कि आर्टिकल 22 के 4 में है, ये क्या कहता है कि अगर पुलिस को किसी व्यक्ति पर शक है तो उसको बिना कारण बताए उसे जो है डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाएगा अधिकतम 3 महीने तक, या नज़रबंद कर लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें वारंट दिखाना नहीं पड़ेगा अगर निवारक निरोध अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो। ठीक है, और नज़रबंद जो होता है वो किसी व्यक्ति को समाज से मिलने ना दिया जाए तो उसी को हम लोग नज़रबंद करेंगे। नज़रबंद या तो होटल हो सकता है, या तो कोई आवास हो सकता है, या तो जेल में भी, जेल में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, या तो आपको जेल में रख दे, या आपको घर में ही 3 महीने तक रख दे, या कोई होटल में, या फिर किसी और जगह पर, तो उसी को हम लोग नज़रबंद कहते हैं। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला होता है निवारक निरोध अधिनियम। कब आया था, सबसे पहले जो आया था 1950 में आया था। ये जो भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम कब आया था, तो 1950 में। और ये समाप्त हो चुका है अभी। तो समाप्त कब हुआ था, 31 दिसंबर 1972 को ये समाप्त हो गया है। ठीक है, दूसरा आता है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसको मीसा बोलते हैं शॉर्ट में, MISA। इसका फुल फॉर्म भी है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो मीसा क्या है, मीसा जो है ये भी निवारक निरोध अधिनियम का ही है, जो कि बहुत तरह से आया है, तो इसी में एक मीसा हो जाएगा। ये जो मीसा का शुरुआत हुआ था ये 1971 में हुआ था और इसे समाप्त कर दिया गया है 1978 को। ठीक है, मीसा को समाप्त क्यों किया गया, क्योंकि इसका जो सर्वाधिक जो है दुरुपयोग किया जाने लगा, इसीलिए मीसा को भी समाप्त कर दिया गया। ये ईस्वी आपको याद रखना है कि शुरुआत कब हुआ है और समाप्त कब हुआ है। तीसरा आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, रासुका, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। इसकी शुरुआत 1980 में हुआ था और ये वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। ये जितने भी ये सारा अधिनियम नहीं है, सारा खत्म हो चुका है, ये भी समाप्त हो गया, ये भी समाप्त हो गया। लेकिन रासुका जो है वो 1980 में शुरू हुआ था और वर्तमान में भी चल ही रहा है। इसको सबसे खतरनाक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके तहत पुलिस जो है डायरेक्ट इनकाउंटर कर देता है। अगर रासुका के तहत कोई अधिनियम चला रहा है तो उसमें पुलिस डायरेक्ट उसका इनकाउंटर कर देता है, और वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम रासुका ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाडा। टाडा क्या है,
तो ये हो जाएगा टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़। यानी कि इसकी जो शुरुआत हुआ था 1985 में हुआ था। क्यों हुआ था? आतंकवादी के विरुद्ध लाया गया था, यानी कि आतंकवादी के खिलाफ, आतंकवाद को रोकने के लिए इसकी शुरुआत, यानी कि ताड़ा की शुरुआत किया गया था 1985 में, और इसे भी समाप्त कर दिया गया 23 मई 1995 में, यानी कि 10 साल के बाद जो है इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं पोटा को। पोटा पोटा का भी प्रारंभ हुआ था कब? 2001 को हुआ था, और इसे समाप्त कर दिया गया 2004 में। यानी कि बहुत सारा मतलब कि अधिनियम आया और वो समाप्त भी हो गया, जिसमें से 2 अधिनियम जो है अभी भी चल रहा है। एक रासुका हो जाएगा और अभी पढ़ेंगे यूपा। ये दोनों जो है वर्तमान में है, बाकी सब समाप्त हो गया है, बाकी सबको ख़त्म कर दिया गया है। तो अब पढ़ेंगे यूपा। यूपा का उद्देश्य क्या था? ये भी था आतंकवाद, यानी कि आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाना, और ये वर्तमान में भी जारी है। तो 2 आपको याद रखना है, एक रासुका और एक यूपा। इसके द्वारा इसमें जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इस दोनों से, रासुका से और यूपा से। ठीक है, तो चलिए अब भाग 2 जो होता है, सॉरी भाग तीन का अभी हम लोग स्वतंत्रता का अधिनियम पढ़ रहे थे, स्वतंत्रता का अधिकार, तो वो अब समाप्त होता है। अब हम लोग तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार पर चलेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें जो है 2 आर्टिकल आता है, एक आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 22 तक तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 23 और 24 को पढ़ते हैं अब। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है कि बलात् श्रम, बलात् श्रम का मतलब होता है ज़बरदस्ती श्रम, यानी कि ज़बरदस्ती काम, और बेगारी यानी कि बिना वेतन पर रोक। इसका मतलब है कि आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, और बिना वेतन के, बिना पैसा के आप काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का मन हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्र सुरक्षा पर बात आई, यानी कि जब आपातकाल लग गया या फिर राष्ट्र सुरक्षा के पर जो है बलात् श्रम और बेगारी आपसे कराया जाएगा, यानी कि अगर राष्ट्र सुरक्षा पर बात आती है तो सरकार आपसे ज़बरदस्ती काम भी करवाएगी और बिना वेतन के भी काम करवाएगी। ठीक है, यही आर्टिकल 23 कहता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चा काम करेगा, लेकिन खतरनाक काम सब में नहीं लगाया जाएगा। अगर ऐसा करता है तो वो उसके लिए दंड दिया जाएगा, यानी कि सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो शोषण का विरुद्ध अधिकार बहुत ही आसान है। 23-24, 23 में है कि आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, और 24 में है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए अब चौथा में चलते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आर्टिकल 25 से 28 तक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में है अंतःकरण या व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा, यानी कि किसी एक धार्मिक व्यक्ति यानी कि स्वतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता। चलिए इसे समझते हैं। इसमें दिया गया है कि आप पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है, यानी कि आप कोई भी धर्म, अपने पसंद से कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं। या तो आप हिंदू धर्म अपना लीजिए, या तो आप मुस्लिम धर्म अपना लीजिए, सिख, बौद्ध, जो आपको धर्म अपनाना है वो आप अपना सकते हैं, ये आपका अधिकार है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं है। इसका मतलब है कि अपने पसंद से तो आप कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आप जो है, अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो आप किसी धर्म को नहीं छोड़ सकते हैं किसी और के कहने पर। तो वही बोलता है कि जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं है। ठीक है, और फिर आता है लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर। इस तीनों के आधार पर जो है धार्मिक स्वतंत्रता का पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यहाँ पे धार्मिक प्रतिबंध हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, यानी कि जब लोक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य पर बात आए तो यहाँ पर जो है धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यहाँ पे प्रतिबंध है तो धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है,
ये आर्टिकल 25 में कहा गया है। और आर्टिकल 25 कहता है कि सिखों को कृपान यानी कि सिखों को तलवार लेकर घूमने, मुसलमानों को यहाँ पे हो जाएगा टोपी पहनने के लिए। ठीक है, एक मिनट हम लिख देते हैं। मुसलमान जो अपना टोपी पहनता है, या हिंदुओं को टिकी रखने, हिंदू क्या रहता है अपना टिक भी रख सकता है, तो ये इस सब जो क्या है रखने का अधिकार है, वो ये सब रख सकता है। आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 25 में कहा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आर्टिकल 25 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आर्टिकल 26 पर चलेंगे। तो आर्टिकल 26 कहता है कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा। 25 में क्या था? व्यक्तिगत था, लेकिन यहाँ पर क्या है? सामूहिक है, यानी कि सभी के लिए। तो इसके तहत आप यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, सड़क पर मुस्लिम लोग अपना नमाज पढ़ सकते हैं, या आप कोई धार्मिक संस्था की स्थापना का अधिकार है। यानी कि अगर आप ऐसा संस्था खोलना चाहें जिसमें कि सिर्फ हिंदू पढ़ने आए, या आप कोई चाहते हैं कि हम ऐसा संस्था खोलें जिसमें सिर्फ मुस्लिम पढ़ने आए, या जिसमें सिर्फ सिख पढ़ने आए, तो ये इसके लिए जो है आप अपनी संस्था को खोल सकते हैं। ये आर्टिकल 26 में कहा है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 27 कहता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 27 कहता है कि इसमें जो आपको टैक्स से छूट मिलेगा। किस में मिलेगा? तो धार्मिक कार्य पर जो दिया गया धन है उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। यानी कि मंदिर का धन पर क्या होगा कि टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि जितने भी मंदिर हैं तो उसमें दान पेटी में जो दान दिया जाता है, तो उसमें से बहुत, जैसे कि बड़ा सा मंदिर हो गया तो उसमें बहुत करोड़ों रुपया रहता है, लेकिन उस पर जो है सरकार टैक्स नहीं लेती है। जो कि धार्मिक स्थल है, यानी कि मंदिर सब हो गया धार्मिक कार्य के लिए, तो उसमें जो है उसमें जो धन जो भी दिया जाएगा धन, तो उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी। ये आर्टिकल 27 कहता है। अब हम लोग आर्टिकल 28 को पढ़ेंगे, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का लास्ट आर्टिकल है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। इसमें जो है धार्मिक शिक्षा की आपको स्वतंत्रता है, धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, लेकिन सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि जितना भी सरकारी स्कूल है जो कि सरकार के पैसे से चलता है, तो उन सभी में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। भले आप अपना अलग से जो आर्टिकल 26 के द्वारा जो है आप धार्मिक संस्था अपना खोल सकते हैं और उसमें अपना धार्मिकता दे सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 28 कहता है कि जो सरकारी धन से चल रहा है संस्था है उस पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। नोट में दिया गया है एक संस्कृत। संस्कृत क्या है? संस्कृत एक भाषा है, ये धार्मिक शिक्षा नहीं है, इसीलिए जो सरकारी स्कूलों में संस्कृत की पढ़ाई की दी जाती है। ठीक है, तो संस्कृत क्या है? भाषा हो जाएगा, ये धार्मिक शिक्षा नहीं है। उसी तरह से उर्दू, उर्दू और अरबी भी क्या है? भाषा है, ना कि धार्मिक शिक्षा है। इसीलिए बहुत सारे स्कूल में संस्कृत भी पढ़ाया जाता है, उर्दू भी पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि उर्दू एक भाषा है, और भाषा को जो है सरकारी संस्था में चला सकते हैं, लेकिन धार्मिक शिक्षा को नहीं। उम्मीद करते हैं आपको आर्टिकल 28 तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग 5वां नंबर में देखते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आर्टिकल 29-30 है। आर्टिकल 29 को अब हम लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संस्कार इसमें है। सबसे पहले अल्पसंख्यक क्या होता है? अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि वैसा धर्म जिसकी संख्या बहुत ही कम हो। जैसे कि हमारे भारत देश में हिंदू की संख्या बहुत है, मुसलमान की संख्या बहुत है, तो सिख ईसाई भी हैं, लेकिन वैसा भी बहुत सारा धर्म है जिसकी संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, तो वैसे उसी को हम लोग अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो उसके हितों का संस्कार, सॉरी संस्कार यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका संरक्षण हो जाएगा, हितों का संरक्षण। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इसमें जो है भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। यानी कि आप किसी व्यक्ति को भाषा या उसके संस्कृति के आधार पर, यानी कि फिर उसके पहनावा के आधार पर आप किसी संस्था में जाने से नहीं रोक सकते हैं। और फिर कहता है कि भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करेगा, और एससी के अनुसार अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक पर भी लागू होगा। ये एससी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार
अल्पसंख्यक के साथ साथ जो है बहुसंख्यक पर भी ये लागू होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन ये वाला है कि जो है भाषा और संस्कृति के आधार पर जो है किसी संस्था में जाने से आप नहीं रोक सकते हैं, ये आर्टिकल 29 कहता है। तो चलिए अब आर्टिकल 30 को देखते हैं। आर्टिकल 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। ये क्या है? अल्पसंख्यक तो आप सबको पहले ही बता दिए हैं। इसका शिक्षा संरक्षण यानी कि अपनी पसंद की संस्था खोल सकते हैं। कौन? अल्पसंख्यक, यानी कि जो इसका वैसा धर्म जो बहुत ही कम संख्या में है, ठीक है, वो अगर चाहता है कि हम अपनी संस्था खोलें, अपनी पसंद की संस्था, तो वो खोल सकता है। कौन? सिर्फ अल्पसंख्यक, और सरकार उसे भी धन देगी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसका मतलब है कि कोई जैसे कि धर्म है, जो कि मान लेते हैं कोई ऐसा धर्म है जिसकी संख्या मतलब 10,000 ही है, ठीक है, तो वो अगर चाहे तो वो अपना जो पसंद का संस्था खोले और उसमें अपना धार्मिक शिक्षा दे, जो भी शिक्षा देना चाहे तो वो अपनी पसंद का संस्था खोल सकता है और सरकार उसे भी धन देगी। सब नहीं संस्था खोल सकता है, सिर्फ अल्पसंख्यक। अगर इसी में अगर हिंदू चाहे, जैसे कि हिंदू की संख्या बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम की भी संख्या लगभग बहुत ज़्यादा ही है, तो ये दोनों अगर चाहे तो नहीं खोल सकती संस्था। अगर कम मात्रा में हो तब, अगर ज़्यादा मात्रा में है तो इसके लिए ये नहीं है। तो आर्टिकल 30 यही कहता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 में क्या था? तो पैतृक संपत्ति की चर्चा है, जो कि पहले मूल अधिकार था। पहले ये था मूल अधिकार था, जो कि संपत्ति का अधिकार, जिसमें संपत्ति की चर्चा है। लेकिन इसे क्या किया गया कि 44वां संविधान संशोधन 1978, ये याद रखना है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको क्या किया गया कि मूल अधिकार से इसको ख़त्म कर दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बनाया गया। और जो है इसे आर्टिकल 300 के क में जोड़ा गया है। और ये किस शासनकाल में हुआ था? तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में इसको किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक नोट में आपको ध्यान देना है कि आर्टिकल 19 का 6 में भी जो है संपत्ति का अधिकार के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 31 में भी संपत्ति का अधिकार। लेकिन आर्टिकल 19 के 6 में जो है वो अर्जित संपत्ति की चर्चा है। ठीक है, और यानी कि अर्जित संपत्ति, आप जो अर्ज करते हैं यानी कि अर्न करते हैं, संपत्ति खरीदते हैं। और आर्टिकल 31 में जो पैतृक संपत्ति की चर्चा है। ठीक है, ये दोनों में अंतर समझिए। 19 के 6 में अर्जित संपत्ति की चर्चा और आर्टिकल 31 में जो है पैतृक संपत्ति की चर्चा है, यानी कि और इसी को जो समाप्त कर दिया गया है और इसे आर्टिकल 300 के क में जोड़ दिया गया है, यानी कि मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में। जब तक इस मूल अधिकार में था तब तक आपसे कोई संपत्ति छीन नहीं सकता है, ना ही सरकार। लेकिन ये जैसे ही कानूनी अधिकार में आ गया तो सरकार आपसे ज़बरदस्ती आपकी संपत्ति ले सकता है, आपकी ज़मीन हड़प सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। 6 नंबर में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल सिर्फ इसमें 32 ही है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको अच्छा से समझना है। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा या हृदय कहा जाता है, यानी कि आर्टिकल 32 को जो है संविधान का हृदय या आत्मा कहा जाता है। ठीक है, और इसको किसने सबसे पहले कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकारों के संरक्षण की इसमें क्या चर्चा है। आर्टिकल 32 में मौलिक अधिकारों के संरक्षण की चर्चा है। इसमें जो मौलिक अधिकार हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि आपका अगर मौलिक अधिकार हनन होता है, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। बहुत सारा ऐसा केस है जिसमें कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन ये मौलिक अधिकार का अगर आपका हनन हुआ है, यानी कि मौलिक अधिकार जितना भी उसमें से किसी एक का भी आपका हनन हुआ है, एक का भी, तो उसके द्वारा जो है आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं और वहाँ आप डायरेक्ट जा कर के केस कर सकते हैं। यह आपको अधिकार है। ठीक है, इस आर्टिकल के तहत यानी कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ये जो 5 प्रकार की रीट या याचिका या समादेश जारी करती है, तीनों का मतलब एक ही है। तो यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है
5 प्रकार की रीट जारी करती हैं। कौन कौन सा करती हैं वो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला आ जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है इसको समझते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना, मतलब कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा ये रीट है। इसमें जो 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। यानी कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो आपको जो है 24 घंटे के भीतर जो है सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, या पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसके में जो है अवकाश और जो है यातायात का समय नहीं गिना जाएगा इसमें जो है, और इसके बाद 24 घंटे के अंदर आपको सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। दूसरा होता है परमादेश। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। इस सभी का अर्थ भी याद रखिएगा, अर्थ भी पूछा जाता है। परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, यानी कि सरकारी अधिकारी अच्छे से काम नहीं करे तो उस पर जारी किया जाता है। यानी कोई सरकारी अधिकारी है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो उस पर परमादेश जारी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तीसरा हो जाएगा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित करना। ठीक है, किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है। यानी कि निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में जो है भेजने के लिए उत्प्रेषण लगाया जाता है। इसे पोस्टमार्टम यानी कि किसी पद की शक्ति का भी इसे कहते हैं। किसी पद की शक्ति का यानी कि सिंपल भाषा में समझिए कि इसे पोस्टमार्टम भी कहते हैं। उत्प्रेषण क्या है कि जब किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजा जाता है तो उस पर उत्प्रेषण लगाया जाता है। ठीक है, अब आता है अधिकार परीक्षा, जिसका अर्थ होता है किस अधिकार से। यानी कि कोई व्यक्ति अगर अवैध रूप से किसी लोकपद पर कब्जा किया हुआ है और कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी पद पर जो है कब्जा किया हुआ है तो उसे उस पद से हटाकर उस पद को रिक्त घोषित कर देना, ये क्या कहलाता है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या कहता है कि जो अवैध रूप से किसी लोकपद पर कब्जा किया हुआ है कोई व्यक्ति, उसको जो उस पद से हटा देगा और उस पद को रिक्त यानी कि खाली घोषित कर देगा, तो उसी को कहा जाता है अधिकार परीक्षा, जिसका अर्थ होता है किस अधिकार से। और लास्ट पांचवा देखते हैं प्रतिषेध, जिसका अर्थ होता है रोकना। ये जो है ऊपरी न्यायालय जो है अपने से निचली न्यायालय पर लाती है। यहाँ पर इस दोनों में ध्यान दीजिएगा, ये है निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय और ये हो जाएगा उच्च न्यायालय से निम्न न्यायालय पर लाती है। जब जो निचली न्यायालय जो है अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुनाती है, तब ये जो ऊपरी न्यायालय है ये अपने निचले न्यायालय पर प्रतिषेध लगाती है, यानी कि उसे रोकती है, उसे रोकने का काम करती है। जब निचली न्यायालय क्या करता है, कोई फैसला जो है सुनाया, गलत फैसला सुनाया या फिर अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला को सुनाया, तो उस पर जो है ऊपरी न्यायालय क्या करेगा, निचली न्यायालय पर जो है प्रतिषेध लगा देगा। ठीक है, अब इसी में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को देखेंगे जो कि यहाँ पे नीचे में है। इसमें कि जो है पहला हो जाएगा कि अम्बेडकर ने जो है आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, जो कि आपको याद रखना है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो प्रस्तावना को। ठीक है, और जो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार का रेट जारी कर सकता है। अभी हम लोग क्या पढ़े कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है, आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जो है 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें अब आर्टिकल 33, 34, 35 तीन आर्टिकल बचा है, इसे अब पढ़ेंगे। तो सबसे कठोर जो होता है कौन सा लॉ होता है, तो मार्शल लॉ होता है। सबसे कठोर लॉ जो होता है यानी कि सबसे कठोर मार्शल लॉ होता है, जो कि हम लोग इसको बोलते हैं AFSPA। ठीक है, इसका यहाँ पे जो है फुल फॉर्म भी दिया गया है। तो अब हम लोग आर्टिकल 33 को देखते हैं। आर्टिकल 33 क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद जो है मूल अधिकार सीमित कर सकती है। कोई भी अगर राष्ट्र सुरक्षा के हित में जो है संसद क्या कर सकता है, मूल अधिकार को सीमित कर सकता है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि मूल अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा के हित में जो है संसद मूल अधिकार को भी सीमित कर सकता है, ये आर्टिकल 33 कहता है।
सीमित क्या क्या कर सकता है? सेना को सीमित कर सकता है, मीडिया और गुप्तचर को जो है सीमित कर सकता है। इसके जो है मूल अधिकार है इसको सीमित कर सकता है। ठीक है, यानी कि सेना, मीडिया और गुप्तचर ये तीनों का मूल अधिकार को क्या कर सकता है? सीमित कर सकता है। यह आर्टिकल 33 में कहा गया है। ठीक है, मीडिया वाले का काम क्या है कि कहीं पर भी कुछ भी हो तो उसका न्यूज़ देना, यानी कि उसका न्यूज़ लोगों तक पहुंचाना। लेकिन बहुत ऐसा जो कि होता है कि अगर जैसे कि सरकार कोई जो है सीक्रेट मिशन तैयार बना रहा है और अगर मीडिया उसे लीक कर दे, मीडिया उसे न्यूज़ में ला दे, तो ये तो भारी मिस्टेक हो जाएगा। तो उसी के लिए जो है मीडिया, सेना और गुप्तचर ये तीनों का मूल अधिकार को जो है सीमित कर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 34 को। आर्टिकल 34 कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून यानी कि मार्शल लॉ लागू हो सकता है। भारत का कोई भी क्षेत्र हो वहाँ पर जो है मार्शल लॉ लागू हो सकता है। ये आर्टिकल 34 में कहा गया है। और अब हम लोग देखते हैं लास्ट आर्टिकल 35। यह क्या कहता है कि संसद को कानून बनाने के लिए कुछ विशेष शक्ति देता है। संसद को कानून बनाने के लिए जो है यानी कि मूल अधिकार पर जो कानून बनाएगा वो संसद को भी जो कुछ विशेष शक्ति देगा, ये आर्टिकल 35 कहता है। इसमें जो है मौलिक अधिकारों को प्रभावी, इसका जो मौलिक अधिकार है इसको प्रभावी बनाने के लिए जो है संसद को कुछ विशेष शक्ति देता है। और इसमें कौन कौन सा मौलिक अधिकार आ जाएगा? इसमें आर्टिकल 16, 17, 23, 32, 33 और 34 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नोट में कुछ देखते हैं। इसमें आर्टिकल 14, 19, 21 इसको गोल्डन ट्रायंगल आर्टिकल कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि गोल्डन ट्रायंगल आर्टिकल किसे कहते हैं? तो आर्टिकल 14, 19 और 21 को जो है गोल्डन ट्रायंगल आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, इसमें कहता है कि रीट के मामले में हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्ति होता है। किसके? रीट के मामले में। आपको पता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों 5 प्रकार के रीट निकालता है। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा मामला है रीट का मामला जिसमें कि हाई कोर्ट के पास जो है सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्ति है। सबसे ज़्यादा शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, लेकिन रीट के मामले में हाई कोर्ट ज़्यादा शक्तिशाली है। और मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कहते हैं। किसको? मूल अधिकार का रक्षक। ये जो रीट निकालेगा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा निकालेगा और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के द्वारा रीट निकालेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ भाग 3 मौलिक अधिकार चैप्टर समाप्त होता है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में भाग 4 को पढ़ेंगे, यानी कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3 कंप्लीट हो गया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और पॉलिटी के सभी चैप्टर को अगर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को अब ख़त्म करते हैं।